हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी सोलंकी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू यूट्यूब चैनल, जहां पर जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के इस यूट्यूब चैनल पर हम डील कर रहे हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की फ्री वाईटी सीरीज। और लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 14 से पहले के जितने भी लेक्चर्स रहे हैं हमारे लेक्चर नंबर 13 तक हम बेसिक कॉन्ट्रैक्ट्स के जितने भी बेसिक्स थे, प्रोविजंस थे, सब कुछ पढ़ चुके हैं। बस कुछ चीजें मैंने आपको होमवर्क में दी थी, स्पेसिफिकली डिफरेंसेस एज वेल एज इलस्ट्रेशंस करने को। इलस्ट्रेशन छोड़ के नहीं जाए, इलस्ट्रेशन प्री में भी आते हैं और इलस्ट्रेशन मेंस में आते हैं। मेंस में मतलब आपको सिचुएशन बेस्ड तरीके से उन क्वेश्चंस का अप्रोच रखना है, आपको प्रोविजंस लिखने हैं, देन रीजन एंड देन डिसीजन। खैर, आज शुरू करेंगे इंडेमनिटी एंड गारंटी। दे आर दी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द सेशन। लेकिन उससे पहले ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर द पीडीएफ्स ऑफ दीज सेशंस, 18, 19, 20 कुछ लेक्चर्स रहने वाले हैं हमारे। इंडेमनिटी गारंटी पे पूरा एक लेक्चर है, फिर बेलमेंट पे एक है, फिर प्लेज पर एक है, फिर एजेंसी पे मुझे लगता है 2 से 3 हमारे लेक्चर्स रहने वाले हैं। खैर, तो ये फ्री बैच की जितनी भी पीडीएफ्स आपको चाहिए वो सब पीडब्ल्यू ऐप पर अवेलेबल है। बस प्रोवाइडेड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो फ्री बैच है, पीडब्ल्यू ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां से फ्री बैच को एनरोल कर लेंगे। एनरोल करने पर आपको वहां पर पीडीएफ भी दिखेगी और आपको वहां पर लेक्चर भी दिखने वाले हैं। पीडीएफ और लेक्चर दोनों अवेलेबल है। वैसे आपका लेक्चर्स तो यूट्यूब पर भी अवेलेबल रहेगा, लेकिन इस पर्टिकुलर बैच की जो वैलिडिटी है वो 31 ऑफ दिसंबर 2025 तक है। दैट मीन्स वंस दिस बैच एक्सपायर्स, उसके बाद आपको जो भी नोट्स है यूट्यूब के सेशन से बनाने पड़ेंगे। चलिए जी, इंडेमनिटी और गारंटी। अगर इंडेमनिटी को देखोगे तो मात्र 2 सेक्शंस है, ओनली और ओनली एंड ओनली 2 सेक्शंस, दैट इज 124 एंड 125। गारंटी की बात करूं तो सेक्शन 126 से लेके 147 बहुत सारे सेक्शंस है इसमें, पर डरना नहीं है। वी विल इंश्योर कि हम उन सेक्शंस को क्लब करते हुए चलें। इंडेमनिटी होता क्या है? इंडेमनिटी और गारंटी कई बार आपको सिमिलर दिखते हैं, बट स्टिल देयर इज अ डिफरेंस। बहुत सारे डिफरेंस है। इंडेमनिटी में 2 पार्टी से, गारंटी में 3 पार्टी। इंडेमनिटी में सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, गारंटी में हमारे 3 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इंडेमनिटी में लॉस से सेव करते हो, गारंटी में हम पर्टिकुलर पार्टी के परफॉर्मेंस या डिस्चार्ज को हम प्रॉमिस करते हैं। तो पहले पढ़ेंगे इंडेमनिटी। तो इंडेमनिटी जो है सेक्शन नंबर 124 में डिफाइंड है, जिसमें ये कहा गया है वन पार्टी, प्लीज नोट डाउन, जो प्रॉमिसर होता है वो इंडेमनीफायर होता है। प्रॉमिसर जो है वो इंडेमनीफायर है, वो प्रॉमिस करता है एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत दूसरे पार्टी से, जिसको हम इंडेमनिटी होल्डर कहते हैं, जिसको हम प्रॉमिसी भी कहते हैं। दैट मींस परफॉर्मर कौन रहने वाला है? परफॉर्मर यहां पर प्रॉमिसर रहने वाला है। प्रॉमिसर प्रॉमिस करता है प्रॉमिसी से कि मैं आपको एक लॉस से सेव करूंगा, that I'm going to save you from a loss, save from the losses। अब वो लॉस हो क्यों रहा है? Cause to him, him मतलब प्रॉमिसी को जो भी लॉस हो रहा है, किसकी वजह से? या तो प्रॉमिसर की खुद की वजह से या एनी अदर पर्सन। फायर इंश्योरेंस, हाउस का आपने इंश्योरेंस करा रखा, आग लग गई, किसी भी वजह से हम आपको इंश्योर करेंगे। दैट मीन्स यहां पर फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए आज ही पर्टिकुलर पर्सन यहां पर प्रॉमिस कर दे रहा है। दैट इज सेक्शन नंबर 124। 124 में एज इट इज यही डेफिनेशन दे रखी है, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रॉमिसेस टू सेव द अनदर फ्रॉम दोज लॉस विच इज कॉज्ड टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ। एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, प्रॉमिसर हिमसेल्फ भी डाल सकते हैं या फिर कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। दैट मींस थर्ड पर्सन के कंडक्ट की वजह से भी अगर प्रॉमिसी को लॉस हो गया तो प्रॉमिसर वहां पर भरपाई करने आ जाएगा। क्या बोला? ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी से कि आई एम गोइंग टू इंडेमनीफाई यू अगेंस्ट एनी ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस इन द प्रोसीडिंग विच सी मे टेक अगेंस्ट द बी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ सम ऑफ ₹200। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ए प्रॉमिस करता है बी को दैट बी डोंट वरी, मैं आपको इंडेमनीफाई करने आऊंगा इफ इन केस जो सी आपके अगेंस्ट सूट ले आएगा, ₹200 को रिकवर करने की जो भी सूट आपके अगेंस्ट सी लेकर आता है, आपको कोई भी लॉस होगा, आई एम गोइंग टू सेव यू। दैट मीन्स यहां पे अदर पर्सन के वजह से होने वाले लॉस के लिए इंडेमनीफायर इंडेमनिटी होल्डर को बोलता है दैट आई एम गोइंग टू सेव यू। यहीं से आता है एक और सेक्शन 125 जो बात करता है सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स की। इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स क्या होंगे जब उसको स्यू किया जाता है या वो स्यू करता है? 3 मेजर राइट्स बनते हैं। वो डैमेजेस रिकवर करेगा, कॉस्ट रिकवर करेगा और वो सारे सम रिकवर करेगा जो उसने कॉम्प्रोमाइज के तहत किसी पर्सन को दिए हैं। डैमेजेस दैट इज कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है इंडेमनिटी होल्डर जब भी उसको एक सूट में खुद ने उसको डिफेंड किया है या उसको स्यू किया गया है। तो प्रॉमिसर से वो क्या क्या रिकवर करेगा? दैट इज
इंडेमनीफायर से वो क्या क्या रिकवर कर सकता है? प्रोमिसी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, दैट इज इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स बता रहा है. All the damages which he may be compelled to pay in a suit in respect of matter to which the promise to indemnify applies. जो भी damages उसको पे करने पड़े उस पर्टिकुलर सूट में, वो हमारा इंडेमनिटी होल्डर इंडेमनीफायर से कलेक्ट कर सकता है. सारे कॉस्ट जो उसको डिफेंड, एक सूट डिफेंड करने में या एक सूट ब्रिंग करने में या एक सूट फाइल करने में लगे, वो सारे कॉस्ट भी इंडेमनीफायर से, दैट इज प्रॉमिस से कलेक्ट करेगा. All costs which he may be compelled to pay in any such suit if he did not contravene the orders of the promisor and acted as if it would have been a prudent for him to act in the absence of the contract of indemnity or if the promisor authorized to bring or defend the suit. कहने का मतलब यह है कि अगर प्रोमिसी को, इंडेमनिटी होल्डर को इंडेमनीफायर ये अलाउ करता है कि आप सूट लेकर आ सकते हो, किसी केस में आप सूट को डिफेंड कर सकते हो, आपको जो मैंने ऑर्डर्स दिए हैं उसके बिना कॉन्ट्रवेशन के ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन की तरह आपने काम किया है. आपने किसी के अगेंस्ट सूट फाइल की, आपको लागत लगी, आपके अगेंस्ट किसी ने सूट फाइल की, आपको लागत लगी डिफेंड करने के लिए, वो सब कुछ आप मुझसे कलेक्ट कर लीजिए. वो सब कुछ आप प्रॉमिसर से, मतलब इंडेमनीफायर से इंडेमनिटी होल्डर कलेक्ट कर सकता है. थर्ड, ऑल दी सम्स जो कि हमारे इंडेमनिटी होल्डर को किसी को पे करना पड़ा कॉम्प्रोमाइज में, which he may have paid under the terms of compromise to any suit if the compromise was not in contrary to the orders of the promisor. promisor ने, indemnifier ने जो आपको orders दिए हैं उस orders में रहते हुए ही अगर आपने किसी के साथ compromise किया है तो उसके जितने भी sums है, जो भी amount है, that can be demanded from the indemnifier and was one which it would have been prudent for the promisee to make it in the absence of the contract of indemnity or if the promisor authorized him to compromise. That means कुल मिला के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों ही पॉइंट्स में आप ये चीज जरूर देखोगे, ये चीज आप जरूर देखोगे दैट तीनों ही चीज में हमने कहीं पर भी प्रॉमिसर के दिए गए ऑर्डर्स को अवॉइड नहीं किया है या उसके विपरीत जाके कुछ काम नहीं किया है, या फिर सेकंड जो है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को वायलेट नहीं किया, जो उसके ऑर्डर्स थे उसमें रहते हुए हमने चीज की है, ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन की तरह किया है. दैट मींस जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी था हमने वायलेट उसको भी नहीं किया है. दैट इज सेक्शन 125. आगे चलेंगे और हम डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी दैट मींस सेक्शन नंबर 127. काफी सारी चीजें इसमें ऐसी है जो कि बात करता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टीज का ध्यान रखेंगे. बहुत सारे ऐसे सेक्शंस है कि अगर आपको ये पता नहीं रहा प्रिंसिपल डेटर क्या कर रहा है, क्रेडिटर क्या कर रहा है, श्योरिटी क्या कर रहा है, तो बाउंसर चला जाएगा. तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया, बहुत सारे ऐसे सेक्शंस है जिसमें आपको अच्छे से पार्टीज ध्यान रखना है, कौन सी पार्टी क्या कर रहा है. इनवैलिड जो हम गारंटीज की बात करेंगे, डिस्चार्ज ऑफ द लाइबिलिटीज ऑफ द श्योरिटी और नॉट गेटिंग डिस्चार्ज ऑफ द राइट्स ऑफ द श्योरिटी में कौन क्या कर रहा है, ये एक एक वर्ड ध्यान होना जरूरी है क्योंकि प्री में कई बार ये एक एक वर्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. देयर आर 3 पार्टीज मेजरली इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. फर्स्ट है क्रेडिटर, सेकेंड है श्योरिटी एंड थर्ड है प्रिंसिपल डेटर. मैम ऐसा क्यों किया आपने क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी क्यों नहीं किया, 1 2 3 क्यों नहीं किया, ये 1 2 और 3 क्यों किया? क्योंकि ध्यान रखना हमेशा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जब आप सेक्शन 127 पढ़ेंगे, सॉरी 126, अगर मैंने पहले भी 126 क्योंकि 124 एंड 25 आपके इंडेमनिटी से डील करता है, 126 डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. लिख लेंगे 126. ठीक है, यस 126 यहां पर भी लिखा है. ओके यस, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे 126 में आपको स्पष्ट भाषा में लिखा हुआ दिखाई देगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्रेडिटर एंड श्योरिटी के बीच होता है. क्रेडिटर एंड श्योरिटी के बीच का एग्रीमेंट है ये क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर के बीच नहीं है. दे आर मेजरली 3 कॉन्ट्रैक्ट्स, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट एंड थर्ड कॉन्ट्रैक्ट. फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच है? फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है क्रेडिटर वर्सेस श्योरिटी, सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिटर वर्सेस प्रिंसिपल डेटर एंड थर्ड कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल डेटर वर्सेस श्योरिटी. ये कॉन्ट्रैक्ट्स है. तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वेयर द श्योरिटी
अंडरटेक्स और प्रोमिसेस टू परफॉर्म और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ द थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन है यहां पर? प्रिंसिपल डेटर है। इसको थर्ड पर्सन बोला है कि प्रिंसिपल डेटर की मैं ऑब्लिगेशन आपकी तरफ पूरा करूंगा अगर वो डिफॉल्ट कर देता है अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने में या अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने में, जो भी चीज है, डेट वगैरह पे करने से मना वगैरह कर दे या फेल कर दे, आई एम गोइंग टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज टुवर्ड्स यू क्रेडिटर। फिर श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच एक एग्रीमेंट है जहां श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर आपस में एग्री करते हैं। श्योरिटी बोले हेलो अगर तुम्हारा अमाउंट मैं उसको पे कर दूं तो प्लीज वापस तुम मुझे रिम्बर्समेंट करोगे? प्रिंसिपल डेटर बोला हाँ। एंड द मोमेंट श्योरिटी पेज टू द क्रेडिटर, श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर की जो चीज है उसके लिए श्योरिटी खुद पे कर दे तो श्योरिटी उस जगह पे चला जाएगा, इधर आ जाएगा। ही स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर, सब्रोगेशन, सब्स्टिट्यूशन। एंड जब प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर से प्रॉमिस करता है कि मैं मेन परफॉर्मेंस तो मैं करूंगा, अगर मैं नहीं कर पाऊं देन इन दैट केस देयर इज अ पर्सन हु इज कॉल्ड एज अ श्योरिटी या जिसको हम गारंटर बोलते हैं, वो परफॉर्म करेगा। ध्यान रखना 126 में जो वर्ड थर्ड पर्सन लिखा है वो प्रिंसिपल डेटर के लिए लिखा है। देखो डेफिनेशन देखें, व्हेन वन पार्टी जिसको हम श्योरिटी बोलते हैं, गारंटर बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स द अदर पार्टी दैट इज क्रेडिटर, किस चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? दैट आई प्रॉमिस टू परफॉर्म और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ द थर्ड पर्सन इन केस ऑफ इज डिफॉल्ट, कि थर्ड पर्सन अगर डिफॉल्ट कमिट कर दे तो मैं आपको पैसे दूंगा। किसको दूंगा? क्रेडिटर को दूंगा। कौन देगा? श्योरिटी अमाउंट देगा। और क्यों दे रहा है ये अमाउंट? रीजन बीइंग कि हमारा ये जो थर्ड पर्सन है जिसको हमने यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर कहा है, ये अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर रहा है या लाइबिलिटीज को डिस्चार्ज नहीं कर रहा है, बेसिकली डिफॉल्ट कर दे रहा है। आओ जरा एक बार 126 पढ़े। कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ डिफॉल्ट। एंड श्योरिटी डिफाइन किया है, प्रिंसिपल डेटर डिफाइन किया है एंड क्रेडिटर डिफाइन किया है। बोलता है द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड एज अ श्योरिटी। तो गारंटी देता कौन है? श्योरिटी देता है। और श्योरिटी कौन है? श्योरिटी ही यहां पर प्रॉमिसर है। प्लीज नोट डाउन, श्योरिटी ही यहां पर प्रॉमिसर है। और हमारा क्रेडिटर कौन हुआ? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज बिटवीन द श्योरिटी एंड अ क्रेडिटर, और यहां पे प्रॉमिसी कौन हुआ? क्रेडिटर हुआ। प्रॉमिसर कौन हुआ? श्योरिटी हुआ। जिस पर्सन के लिए आपने गारंटी दी है, दैट इज जिस पर्सन को हमने थर्ड पर्सन बोला है, ये थर्ड पर्सन, ये कौन है? ये प्रिंसिपल डेटर है। The person in respect of whose default the guarantee is given is called as a principal debtor, and the person to whom the guarantee is given, जिसको आपने गारंटी दी है, that means promisee, वो कौन है यहाँ पे? क्रेडिटर। एंड गारंटी में आइदर भी ओरल और रिटन 5 स्टार लगाएंगे। यहां से प्री में क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज गारंटी या तो ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है। हमने ये चीज इफ यू ऑल रिमेंबर सेक्शन नंबर 9 में भी पढ़ा था कि प्रॉमिस इंप्लाइड और एक्सप्रेस हो सकते हैं, और इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था प्रॉमिस रिटन या ओरल हो सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट भी तो रिटन, ओरल या फिर आपका रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो अगर प्रॉमिस इस तरीके से बना है, ओरल या रिटन, तो एग्रीमेंट भी वैसे ही बना है। एग्रीमेंट है तो कॉन्ट्रैक्ट भी वैसे ही बना है, बिकॉज दैट इज द क्रोनोलॉजी हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट गेट्स फॉर्म्ड। चलो अब आइए जरा इस चार्ट पे। सबसे पहले हम बेसिक प्रोविजंस पढ़ते हैं, फिर एक कंटिन्यूइंग गारंटी का टॉपिक आता है, फिर एक इनवैलिड गारंटीज का टॉपिक आता है। बेसिक प्रोविजंस में हम 126 को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो डेफिनेशंस की बात करता है कि गारंटी क्या होता है। Not just it defines guarantee, but it also defines surety, it also defines principal debtor, it also defines creditor, and it also lets us know about the nature of the guarantee, जो कहता है कि वो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। उसके बाद आता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होगा गारंटी में? आप सोचो, श्योरिटी को क्या मिल रहा है? श्योरिटी जाकर क्रेडिटर को क्यों बोल रहा है दैट इफ इन केस प्रिंसिपल डेटर फेल्स देन आई एम गोइंग टू पे यू? व्हाट इज द पॉइंट दैट द श्योरिटी इज गेटिंग? तो 127 बोलता है द फैक्ट दैट प्रिंसिपल डेटर को बेनिफिट मिल रहा है क्रेडिटर के साइड से, ये हमारे श्योरिटी के लिए सफिशिएंट कंसिडरेशन है। यस 127 एंड 128 कहता है श्योरिटी की लायबिलिटी कितनी होगी? भाई आप श्योरिटी को कितना जिम्मेदार ठहरा सकते हो? तो कहता है श्योरिटी की लायबिलिटी प्रिंसिपल डेटर के को एक्सटेंसिव है। को एक्सटेंसिव साथ साथ में एक्सटेंड करेगी।
जितना प्रिंसिपल डेटर की जिम्मेदारी उतनी श्योरिटी की जिम्मेदारी। ऐसा नहीं है कि दोनों में से आगे पीछे किसी की जिम्मेदारी होगी, बराबर इक्वल जिम्मेदारी होगी। प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर से 5,000 लिया है, श्योरिटी भी 5,000 रुपए देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्ज हुआ, श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा। पढ़ेंगे हम आगे सेक्शन राइट्स एंड लायबिलिटीज। आइए जरा पढ़े सेक्शन नंबर 127, कंसिडरेशन फॉर गारंटी, दैट इज कंसिडरेशन फॉर होम, फॉर श्योरिटी वी आर डिस्कसिंग। श्योरिटी को क्या मिल रहा है? श्योरिटी को इतना सुकून काफी है कि उसके दोस्त प्रिंसिपल डेटर को क्रेडिटर पैसे दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है ना, क्रेडिटर है, ये बी, और बी कौन है? प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर एंड सी कौन है? श्योरिटी। ए बी को 5,000 रुपीज देता है, सी ए को गारंटी देता है। इफ इन केस बी फेल कर दे, आपका दोस्त मान लो आकर गारंटी देता है और कहता है अगर मेरा दोस्त पैसे ना दे पाए तो उसको परेशान मत करना, मैं हूं, मुझसे पैसे ले लेना। क्या मिल रहा है आपके दोस्त को? क्या मिल रहा है श्योरिटी को? तो सेक्शन 127 कहता है एनीथिंग डन or any promise made for the benefit of principal debtor may be sufficient consideration to the surety for giving the guarantee। sufficient consideration है ये हमारे surety के लिए कि कुछ benefit principal debtor को मिल रहा है। क्या प्रतिफल है? प्रतिफल इतना ही है कि उसको यहां पर benefit मिल रहा है। बराबर है ये चीज? ओके ओके, आगे चलेंगे एंड दैट इज सेक्शन नंबर 128। 128 को पढ़ेंगे और 128 कहता है श्योरिटीज लायबिलिटी क्या है? द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर के बराबर रहेगी अनलेस इट इज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। दैट मींस अगर इस प्रोविजन के, दैट मींस दिस इज अ जनरल रूल, इसके अपार्ट अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अन्यथा एक्सप्लेन कर रखा है, कुछ विपरीत उसमें एड ऑन कर रखा है, तब तो जो कॉन्ट्रैक्ट में हमने बात लिखी हुई है वो मान लेंगे। अदरवाइज एज अ मैटर ऑफ जनरल रूल श्योरिटी एंड प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी जो है वो को एक्सटेंसिव रहने वाली है। इलस्ट्रेशन देखेंगे। इलस्ट्रेशन में देखो, ए ने गारंटी किया है बी को टू द बी द पेमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बाय सी द एक्सेप्टर। द बिल इज डिसऑनर्ड, बिल डिसऑनर हो चुका है सी के द्वारा, तो ए लायबल है। ए लायबल है सिर्फ उतने ही अमाउंट के लिए, नॉट ओनली फॉर द अमाउंट बट ऑल्सो फॉर द इंटरेस्ट एंड चार्जेस विच हैज बिकम द ड्यू ऑन इट। यस और नो? क्योंकि वो जिम्मेदारी हमारे प्रिंसिपल डेटर की भी थी, तो प्रिंसिपल डेटर की भी तो जिम्मेदारी थी ना इंटरेस्ट एंड चार्जेस पे करने की, तो हमारे यहां पर श्योरिटी की भी वही लायबिलिटी रहने वाली है। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी मतलब फ्यूचर ट्रांजैक्शंस, फ्यूचर में होने वाले ट्रांजैक्शन के लिए भी आप आज ही गारंटी दे रहे हो और कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स कर लिया है कि आने वाले 2 सालों में 5,000 रुपए तक का कोई भी अमाउंट मिस्टर बी ले तो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल टू पे। अगर वो फेल कर दे 2 साल में 2,000 रुपए 5,000 रुपए जो भी ले रहा है, जो हमने अमाउंट फिक्स कर दिया है, वो ना पे कर पाए तो हम पे करेंगे। दैट इज अ कंटिन्यूइंग गारंटी एज टू द फ्यूचर ट्रांजैक्शन। और ये रिवोक कैसे होती है? 2 तरीके से रिवोक हो सकती है, 130 एंड 131। 130 में रिवोक होगी जब श्योरिटी क्रेडिटर को नोटिस दे दे और हाथ खड़े कर दे, बोले ना 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 मैं नहीं इस प्रिंसिपल डेटर का श्योरिटी बनता हूं, मैं खुद की लायबिलिटी डिस्चार्ज करवाना चाहता हूं, तो श्योरिटी के पास पूरा अधिकार बनता है कि वो सीधा क्रेडिटर को जाके नोटिस दे सकता है कि आई वांट टू गेट डिस्चार्ज फ्रॉम माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एट द सेम टाइम 131 में रिवोकेशन हो जाता है जब श्योरिटी की डेथ हो जाती है। आइए जरा कंटिन्यूइंग गारंटी पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 129। अ गारंटी विच एक्सटेंड्स टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एज अ कंटिन्यूइंग गारंटी। देखो जरा क्या बोला, A in consideration that B will employ C in collecting the rent of B's zamindari promises B to be responsible to the amount of rupees 5,000 for the due collection and payment by C of those rents। A कहता है कि मिस्टर B सुनो ना, ये जो मिस्टर C है ना, मिस्टर C जिसको तुमने B will employ C कि जिसको तुमने एम्प्लॉय किया है रेंट कलेक्ट करने के लिए, अगर ये कोई भी नुकसान कर दे आई विल बी रिस्पॉन्सिबल, और अगर ये 5,000 रुपए तक का नुकसान कर दे ना मैं रिस्पॉन्सिबल रहूंगा। 5,000 तक मतलब 5,000 से अगर कम भी कर दिया, 1,000 का कर दिया, 2,000 का कर दिया, तो ए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ए बी को पे कर देगा। लेकिन 5,000 से जैसे ऊपर का किया ए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन है ना, एक अमाउंट लगा दिया, उस अमाउंट से नीचे का आज किया, 10 दिन बाद किया, 15 दिन बाद किया, हो सकता है टाइम भी मेंशन कर दे। सो दिस इज अ कंटिन्यूइंग गारंटी। 130
कहता है रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी may at any time be revoked by a surety. Remember this thing. हमेशा हम ऑफर में भी पढ़ के आए हैं कि ऑफर रिवोक किसके द्वारा होता है? ऑफर रिवोक हमेशा प्रपोजल के द्वारा होता है, प्रॉमिसर के द्वारा होता है। एंड ऑफर को रिजेक्ट कौन करता है? ऑफरी रिजेक्ट करता है। क्रेडिटर यहां पर कौन है? प्रॉमिसी है, ऑफरी है, प्रॉमिसी है, प्रपोजी है, या मैं क्रेडिटर बोलूं तो इस केस में भी रिवोकेशन, जब आप रिवोकेशन की बात करेंगे तो रिवोकेशन हो श्योरिटी के पार्ट पे रहा है 130 में, जब श्योरिटी क्रेडिटर को नोटिस दे दे, यस, या फिर 131 में श्योरिटी डेड हो जाए। देखिए, रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय श्योरिटी इज डेथ। द डेथ ऑफ श्योरिटी ऑपरेट्स as a revocation of continuing guarantee as to the future transaction। ये future transaction पे 5 स्टार लगाएंगे। कई बार प्री में क्वेश्चन आता है कि अगर continuing guarantee रिवोक हुई तो रिवोक as to what होगा? प्रेजेंट ट्रांजैक्शन, पास्ट ट्रांजैक्शन और फ्यूचर ट्रांजैक्शन। फ्यूचर भविष्य में होने वाले ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड हमारी ये जो continuing guarantee है वो रिवोक हो जाएगी। ओके, चलिए जी आगे पढ़ेंगे हम राइट्स ऑफ श्योरिटीज, लेकिन उससे पहले सेक्शन नंबर 32 पढ़ेंगे और फिर इस चार्ट पर आएंगे। ओके, ये थोड़ा सा आगे आ चुका है, नो इशू। आइए जरा सेक्शन नंबर 32। आप चाहें तो इस तरीके से भी आप राइट्स ऑफ श्योरिटी पढ़ सकते हैं। प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट क्या राइट रहेंगे, क्रेडिटर के अगेंस्ट क्या रहेंगे, को श्योरिटी के अगेंस्ट क्या रहेंगे, या आप चाहें तो इस तरीके से भी श्योरिटी के राइट्स एंड लायबिलिटीज पढ़ सकते हैं। ओके, पहले एक बार 132 पढ़ेंगे, फिर हम इनवैलिड गारंटीज पर जाएंगे और फिर श्योरिटी के राइट्स और लायबिलिटीज डिस्कस करेंगे। 132 ये कहता है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि दो लोग मिलकर आपस में एक एग्रीमेंट कर लें, है ना, आपस में एक एग्रीमेंट कर ले एंड एट द सेम टाइम उन्होंने हमारे क्रेडिटर से एक पैसा भी लिया है। ठीक है, ए ये कहता है कि मिस्टर बी, तुम और मैं मिस्टर सी से 5000 रुपीज उधार लेते, मतलब ये दोनों एज अ प्रिंसिपल डेटर बन के गए हमारे क्रेडिटर के सामने। ठीक है, एंड ये आपस में एग्री करते हैं कि बी तुम्हारे डिफॉल्ट पे मैं सी को पे कर दूंगा। इस दोनों के बीच के अरेंजमेंट से हमारे सी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि तुम दोनों क्या अरेंजमेंट करके आओ, सी को फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि सी तो इन दोनों में से किसी से भी अमाउंट डिमांड कर लेगा। यही कहता है लायबिलिटी ऑफ टू पर्संस प्राइमरीली लायबल। वैसे तो ये दोनों पर्सन ही प्राइमरीली लायबल हैं, लेकिन not affected by arrangement between them, one shall be the surety of another's default। कि इन्होंने आपस में जो अरेंजमेंट किया है ना कि एक के डिफॉल्ट पे दूसरा श्योरिटी बन जाएगा, इससे हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोनों अभी भी रिस्पॉन्सिबल है 5000 रुपीज देने के लिए। सी जाके किसी से भी अमाउंट मांग लेगा। When two persons contract with the third person, दो लोगों ने थर्ड पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया टू अंडरटेक अ सर्टन लाइबिलिटी है ना कि हम तुमको 5000 रुपए तुम्हारा वापस देंगे, एंड ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट विद ईच अदर। फिर ए और बी ने आपस में भी एग्रीमेंट किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है दैट वन ऑफ देम शैल बी लाइबल ओनली ऑन द डिफॉल्ट ऑफ अदर। कि बी अगर तुमने डिफॉल्ट कर दिया ना तो सिर्फ मैं लाइबल रहूंगा, मैं सी को 5000 रुपए का भुगतान कर दूंगा। आपस में भी ऐसा एग्रीमेंट किया। देन द थर्ड पर्सन नॉट बीइंग अ पार्टी टू सच कॉन्ट्रैक्ट, ए और बी के बीच के इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्टी सी तो नहीं था, सी का तो कोई लेन देन ही नहीं था। द लाइबिलिटी ऑफ each of two such persons to the third person under the first contract is not affected by the existence of the second contract। तो ए और बी ने जो आपस में एक दूसरे के बीच जो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट किया है उसका प्रभाव इन सब के फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट विद सी के साथ पर कोई फर्क नहीं डालता है। सो सॉरी, सी तो ए या बी दोनों में से किसी से भी, क्योंकि जॉइंट प्रोमिसर्स है बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन नंबर 43 एंड 42, किसी से भी परफॉर्मेंस मांग सकता है। ऑल्दो द थर्ड पर्सन मे बी अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस, और हो भी सकता है कि थर्ड पर्सन को सी को ए और बी के बीच के इस एग्रीमेंट के बारे में हो सकता है आइडिया भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है यहां पर। ओके, यस, अभी हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। नो सो सॉरी, इससे पहले मैंने आपको बोला था इनवैलिड गारंटीज। यस, तभी मैं सोचूं क्या मिस आउट हो रहा है। यस, इनवैलिड गारंटीज हम पहले डिस्कस करेंगे। कौन सी गारंटीज जो है इनवैलिड रहने वाली है, 142, 143 एंड 144 को पहले डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में हमको सिर्फ और सिर्फ श्योरिटी के बारे में बात करनी है, और श्योरिटी के बारे में बात करते हुए हम क्या चीज डिस्कस करेंगे, श्योरिटी के बारे में बात करते हैं उसके राइट्स डिस्कस करेंगे और लायबिलिटीज डिस्कस करेंगे। इनवैलिड गारंटी में बोलता है
सेक्शन 142 में जब मिस रिप्रेजेंटेशन कर दे क्रेडिटर, जब क्रेडिटर मिस रिप्रेजेंटेशन कर दे गारंटी इनवैलिड हो जाती है। 143 जब क्रेडिटर कंसीलमेंट कर दे, कोई चीज को छुपा ले, मटेरियल फैक्ट को छुपा ले, गारंटी इनवैलिड हो जाएगी। एंड 144 कहता है कि क्रेडिटर तब तक एक्ट नहीं करेगा जब तक कि कोई श्योरिटी ज्वाइन ना करे। अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ऐसा है कि उसमें एक से ज्यादा हमको श्योरिटी चाहिए, श्योरिटी 1, श्योरिटी 2, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ऐसा किया है जहां पर श्योरिटी 2, 3, 4 है, एक से ज्यादा है, तो क्रेडिटर तब तक एक्ट नहीं करेगा जब तक कि बाकी के को श्योरिटी ज्वाइन ना कर लें। मतलब जब तक कि बाकी के को श्योरिटी ज्वाइन नहीं कर लेंगे, हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या रहने वाला है? इनवैलिड गारंटी रहने वाला है। एंड क्योंकि हम को श्योरिटी का टर्म ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वर्ड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहां पर 2 सेक्शन बेटा और नहीं छोड़ेंगे हम, दैट इज 146 एंड 147। 146 एंड 147, क्योंकि 144 में भी कोश्योरिटी बोला, 146 में भी कोश्योरिटी है, 147 में भी कोश्योरिटी है, मैं बोल रही हूं 145 में भी कोश्योरिटी है। तो जब हम 142, 43, 44 एंड 46, 47 सॉरी 44 पढ़ेंगे तो उसके साथ 46, 47 भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करें 142 से जर्नी अपनी। यस, गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन इनवैलिड। मिस रिप्रेजेंटेशन को हम एक और जगह पढ़ के आते हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 18 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। A guarantee which has been obtained by means of misrepresentation made by creditor or with his knowledge and assent concerning any material part of the transaction is invalid. Misrepresent कर रहा है बेटा गारंटर, सॉरी क्रेडिटर। क्रेडिटर को अगर प्रिंसिपल डेटर की कुछ चीजों के बारे में ऑलरेडी पता है और श्योरिटी से छुपा रहा है, छुपाना तो कंसीलमेंट चला गया 143 में, इसमें मिसरिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ और ही तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, श्योरिटी विल नॉट बी लायबल, क्योंकि गारंटी वैलिड ही नहीं हुई है, इनवैलिड है, कोई कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म नहीं हुआ है। 143 गारंटी ऑब्टेन्ड बाय कंसीलमेंट इनवैलिड, और कंसीलमेंट हो या मिसरिप्रेजेंटेशन दोनों क्रेडिटर के द्वारा किया जा रहा है, और ध्यान रखना प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Any guarantee which the creditor has obtained by means of keeping silence मतलब concealment to a material circumstance is invalid. Material circumstance जो निहायती महत्वपूर्ण था, इंपॉर्टेंट था उस कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए। A illustration: A engages B as a clerk to collect the money from him. B fails to account for some of his receipts, and A in consequences call upon him to furnish a security for his duly accounting. ए ने बी को एंगेज किया और बी ने ना कुछ घपला कर दिया, ढंग से काम वगैरह नहीं किया। ए बोला कमाल का आदमी ढंग से काम नहीं करता, सुनो तुम ना सिक्योरिटी लेकर आओ, एक काम करो एक श्योरिटी लाओ। बी बेटा श्योरिटी को लेकर आया, बी श्योरिटी को लेकर आया, ये क्रेडिटर। ए ने बी के इस घटिया काम के कि कितनी घटिया तरीके से काम करता है, प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं करता है, इसके बारे में सी को कुछ बताया ही नहीं। देखो इलस्ट्रेशन क्या कहता है, C gives his guarantee for B's duly accounting, but A does not acquaint C with B's previous conduct. जो हमारा क्रेडिटर है वो C को कुछ बताता ही नहीं है कि B का प्रीवियस कंडक्ट कैसा रह चुका है, कि वो ड्यूली अकाउंटिंग करी नहीं है। पहले बता देता तो श्योरिटी अलर्ट होता, क्या पता C जो है B का गारंटर बनता ही नहीं। B afterwards makes a default, उसके बाद B डिफॉल्ट कर देता है, the guarantee is invalid, क्योंकि आपने कंसीलमेंट किया है C से, आपने कंसीलमेंट किया है श्योरिटी से। आगे चलेंगे 144 contract on the guarantee on contract that creditor shall not act until co-surety joins. जब तक को-श्योरिटी ज्वाइन नहीं करेगा, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ऐसा है कि हमने ये माना है कि यहां पर 2 को-श्योरिटीज होने चाहिए, तो जब तक दूसरा को-श्योरिटी ज्वाइन नहीं करेगा तब तक के लिए आपका वो पर्टिकुलर गारंटी का एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा। दैट मींस क्रेडिटर हैज टू वेट until the other co-surety joins. डिपेंड कर सकता है नंबर ऑफ co-sureties आप कितना रखना चाहते हो, डिपेंड्स अपॉन यू। Where a person gives a guarantee upon a contract that creditor shall not act upon it until another person has joined it as a co-surety, the guarantee is not valid if the other person does not joins it. That is 144. 145 को अलग रखेंगे, अब एक बारी को हम 146 पर आएंगे। एक काम करते हैं, अब यहां तक हम आ चुके हैं ना, एक रिवीजन कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। फिर 146 एंड 147 पर आएंगे। सुनिए जरा, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा।
हमने पहले पढ़े बेसिक प्रोविजन, फिर हमने कंटिन्यूइंग गारंटी पढ़ी और फिर हमने इनवैलिड गारंटीज पढ़ा। हाँ जी, बराबर। ये तीन चीजें ही अभी तक हमने मोटे मोटे रूप से पढ़ी और टोटल अभी तक 10 सेक्शन ही पढ़े। कैसे 10 सेक्शन पढ़े मैम, अभी बताते। 126 में हमने डेफिनेशन पढ़ा, 127 में हमने डेफिनेशन, 127 में हमने ये देखा कि कंसिडरेशन क्या है श्योरिटी के लिए। कंसिडरेशन, श्योरिटी के लिए इतना कंसिडरेशन पर्याप्त है कि प्रिंसिपल डेटर को बेनिफिट मिल रहा है। 128 श्योरिटी की लायबिलिटी कितनी है, श्योरिटीज लायबिलिटीज कोएक्सटेंसिव टू दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। कंटिन्यूइंग गारंटी सेक्शन 129 डेफिनेशन पढ़ा उसमें। फिर हमने रिवोकेशन की बात की। किसकी बात की, रिवोकेशन की बात की है। रिवोकेशन 2 सेक्शन में होता है, सेक्शन 130 एंड सेक्शन नंबर 131। 130 में कब हो रहा है, जब नोटिस दिया जा रहा है। हु इज गिविंग नोटिस टू हूम, श्योरिटी इज गिविंग नोटिस टू अ क्रेडिटर। 130 में श्योरिटी गारंटी जो है वो रिवोक कैसे हो रही है, ऑन दी श्योरिटीज डेथ, श्योरिटी बिकम्स डेड। इनवैलिड गारंटीज में हमने फिर 3 प्रोविजंस और पढ़े और वो कौन कौन से थे, 141 142 143 एंड 144। 142 में हमने क्या बोला, इनवैलिड गारंटी कब हो रही है, व्हेन देयर इज अ मिसरिप्रेजेंटेशन बाय क्रेडिटर। 143 व्हेन देयर इज अ कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स बाय क्रेडिटर। 144 में इनवैलिड गारंटी कब हो रही है, जब को श्योरिटी ज्वाइन नहीं करता है तब। और यहीं से मैंने बोला बेटा कि हमको 2 सेक्शन और पढ़ने हैं एंड दैट इज 146 एंड 147। 146 और 147 क्या बात करता है, पहले यहां ये समझो। 146 एंड 147 किसकी बात करते हैं, को श्योरिटी। मैंने बोला बेटा 146 में जब दो श्योरिटीज हैं, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली रहेगी। 147 ये कहता है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि को श्योरिटी डिफरेंट सम्स में बाउंड है, डिफरेंट सम्स में बाउंड है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंगली रहेगी। जिस प्रपोर्शन में उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हम जिम्मेदार रहेंगे, उसमें उसके अकॉर्डिंग जिम्मेदारी होगी। लेकिन 147 में ध्यान रखना, डिफरेंट सम्स में एक वर्ड दे रही हूं और एक्सप्लेनेशन इलस्ट्रेशन से आपको और अच्छे समझ आएगा। 2 चीजें रहेगी वहां पर, एक होगा लिमिट और दूसरा होगा हमारा इक्वालिटी। हमको ये मेक श्योर करना है कि जो मैक्सिमम लिमिट को श्योरिटी ने प्रॉमिस की है उससे ऊपर भी हमारा वो अमाउंट नहीं जाए, प्लस सारे को श्योरिटीज में इक्वालिटी भी हो। बट प्रायोरिटी हम किसको देंगे, प्रायोरिटी हम देंगे लिमिट को पहले। क्या बोला मैम, बाउंसर गया। आओ पहले 146 पढ़ते फिर 147 और 147 आपको इलस्ट्रेशन से समझ आएगा, ठीक है। ये रहा 146, कहता है को श्योरिटी लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली। आपको लायबल, आप बराबर लायबल रहेंगे एक्सेप्ट दिस थिंग, व्हेन 2 और मोर पर्संस आर को श्योरिटी फॉर द सेम डेट either jointly or severally and whether under the same or a different contract, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम कॉन्ट्रैक्ट है डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट है, whether with or without the knowledge of each other, एक दूसरे को पता है या नहीं पता है, are liable as between themselves to pay each an equal share of the whole debt or that part of it which remains unpaid by the principal debtor। सब लोग बराबर कंट्रीब्यूट करेंगे। 146 एक बार इसका इलस्ट्रेशन देखना, ठीक है। कहता है A, B and C are sureties to D for the sum of rupees 3000 lent to E. E makes a default in payment. A, B, C तीनों हजार रुपए देंगे। क्या बोलता है, A प्लस B प्लस C ने श्योरिटी बने हैं D को कि अगर E ने डिफॉल्ट कर दिया तो we will be responsible। कितने रुपए के लिए, 3000 रुपए के लिए। तो A भी 1000 रुपए देगा, B भी 1000 रुपए देगा और C भी 1000 रुपए देगा। ये कहता है सेक्शन नंबर 146, तीनों इक्वली लायबल रहेंगे।
अगर इसमें से एक डिफॉल्ट कर दे, मान लो ए इंसॉल्वेंट हो गया, ए पे करने की हैसियत ही नहीं रखता है, अब जिम्मेदारी किसकी, बी और सी की, कितना पे करेंगे, 1500 पे करेंगे। नीचे इलस्ट्रेशन भी देखना, ऐसा ही कुछ इलस्ट्रेशन दे रखा है। देखो ये इलस्ट्रेशन कहता है कि a प्लस बी प्लस सी जाकर d को कहते हैं कि e को जो तुमने पैसा दिया है 1000 रुपए, उसको हम पे करेंगे। ठीक है, A, B and C are sureties to D for the sum of ₹1000 lent to E, and there is a contract between A, B and C that A is to be responsible to the extent of 1/4. A बोलता है कि मैं 1/4 दूंगा, B कहता है to the extent of 1/4, C to the extent of 1/2, बोले हाफ और हाफ। E makes the default in payment as between the sureties A is liable to pay 250, B 250 and C 500. Yes, 250, 250 and 500 ये पे करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज लिख दी है। ये इलस्ट्रेशन कौन से पार्ट का पता है? ये इलस्ट्रेशन इस पार्ट का है, इन द एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्री। मतलब उन्होंने इस सेक्शन 146 में जो चीज लिखी थी उसके विपरीत कुछ जाके किया है, तो वो भी वैलिड है। अगर विपरीत जाके कॉन्ट्रैक्ट में आपने ये मेंशन किया ही नहीं है, आपने एक्सप्रेसली ये बोल दिया कि तीनों बराबर इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे, तब तो ए वाला इलस्ट्रेशन लग जाएगा। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई कर दिया कि अलग 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 हैं, तो हम लोग अलग अलग कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। अब आता है 146, कहता है लायबिलिटी ऑफ को-श्योरिटीज बाउंड इन डिफरेंट सम्स। जब सबने कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन कर लिया है कि हम सबकी जो लायबिलिटी है, जिम्मेदारी है ना, वो अलग अलग रहने वाली है, हम सबकी लायबिलिटी, हम सबकी जिम्मेदारी अलग अलग सम्स में हमने बाउंड कर दी है, तो 147 में फिर आप अमाउंट कैसे जो है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कैसे डिसाइड करोगे कौन सा श्योरिटी कितना पे करेगा? कहता है when the co-sureties are bound in different sums, अपने आप को अलग अलग अमाउंट में अलग अलग रेशियो में बाउंड कर लिया है। that means please note down 146 में यहां पर ये क्या हो रहा था, इसने अपना एक्सटेंट बता दिया, मतलब रेशियो बता दिया ना। यहां पर क्या बताया, यहां पर उन्होंने अमाउंट बता दिया है कि मैं 10,000 तक, 20,000 तक, 30,000 तक, जबकि 146 के बी इलस्ट्रेशन में क्या बता रखा था, उसने अपना परसेंटेज बता दिया, हाफ, 1/5 ये बता दिया ना, पर इसमें अमाउंट मेंशन कर दिया, सम। श्योरिटीज हु आर बाउंड इन डिफरेंट सम्स आर लायबल टू पे इक्वली एज फार एज लिमिट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन परमिट्स। मतलब वो इक्वली भी पे करेंगे, प्लस अपनी लिमिट्स जहां तक उनको परमिट करे उस लिमिट्स में रहकर पे करेंगे। अब जरा इलस्ट्रेशन पे आओ, इलस्ट्रेशन बहुत खतरनाक है। ठीक है, इलस्ट्रेशन देखना। A, B and C are sureties to D, enter into 3 several bonds in a different penalty. A ने पेनल्टी लिया है 1000 रुपए का, सॉरी 10,000 का, कि 10,000 के लिए जिम्मेदार। B बोलता है मैं 20,000 के लिए, C बोलता है मैं 40,000 के लिए। Condition for D is duly accounting to E. D makes a default to the extent of ₹30,000. A, B and C are each liable to pay ₹10,000. A ने बोला मैं 10K की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, B बोला मैं 20K की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, C बोला मैं 40K की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। अगर D अमाउंट पे करने में डिफॉल्ट कर दे तो D ने डिफॉल्ट कितना किया, 30,000 का डिफॉल्ट कर दिया, 30,000 का अमाउंट पे नहीं किया, तो 30,000 को 3 में इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। कितना कितना पे करेंगे ये सब, पहले हम इक्वल करेंगे। 10,000 और ये 10,000 की लिमिट से बाहर नहीं निकल रहा, 10,000 बी के 20,000 की लिमिट से बाहर नहीं निकल रहा, 10,000 जो सी के 40,000 की लिमिट से बाहर नहीं निकल रहा। ठीक है, अगला इलस्ट्रेशन देखो। A, B and C are sureties to D, enter into 3 several bonds. वही A ने 10,000 की जिम्मेदारी ली, B ने 20, C ने 40, एंड D ने डिफॉल्ट कमिट किया किसका, 40,000 का। अब आओ जरा सेम डायग्राम हम वापस से बनाएंगे। A प्लस B प्लस C, A सेट 10,000 की लाइबिलिटी, B सेट 20,000 की लाइबिलिटी, C सेट 40,000 की लाइबिलिटी लूंगा, और D ने डिफॉल्ट कितना कर दिया, यहां पे 40,000, यहां पे कितना किया था, यहां पे 30,000 का, D ने यहां पे 40,000 का डिफॉल्ट कमिट कर दिया। अब 40,000 को 3 में डिवाइड करोगे तो कितना निकलेगा, 13,500। पर 13,500 तो हमारे A की लिमिट से ऊपर निकल रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि A की जो लिमिट है उसमें भी वो रह जाए और इक्वालिटी भी रहे।
तो 40,000 को हम इसको तो 10,000 कर देंगे, ले भाई तेरा मैक्सिमम जो है वो तुम सेटिस्फाई करो। बचा कितना, इसमें से 10 हटा लोगे, बचा कितना 30,000। अब 30,000 को बी और सी में इक्वली डिवाइड करें तो कितना होगा 15,000 और 15,000। 15,000 बी के 20,000 की लिमिट से नीचे है ना, बी ने 20,000 बोला, मैं 20,000 तक की जिम्मेदारी लेता हूं। ये लो भाई तुम 15,000 और तुम भी 15,000, क्योंकि तुमने भी 40,000 तक की जिम्मेदारी ली है। और वही बोला है A is liable to pay 10,000 and B and C 15,000 rupees each। आ गया, ये एक और इलस्ट्रेशन है। क्या कहता है ये इलस्ट्रेशन, सेम कहानी है, बता देती हूं मैं आपको। A said A plus B plus C, बोले D तुमने कोई भी डिफॉल्ट किया हम पे करेंगे। A सेट में 10,000 की जिम्मेदारी, B सेट 20,000 की जिम्मेदारी, C सेट 30,000 की जिम्मेदारी एंड D ने डिफॉल्ट कितना कर दिया 70,000 का। डी ने 70,000 का डिफॉल्ट कमिट कर दिया। अब 70,000 को मैं 3 लोगों में डिवाइड करूं तो कितना जाएगा 23,500। 23,500 दे नहीं सकते क्योंकि ए की लिमिट से बाहर निकल जाएगा। ए ने तो बोला कि मैं 10,000 तक की बेचारा बोलता लिमिट लूंगा, तो पहले इसको 10,000 दे देते कि तुम चलो 10,000 पे करो। बचा कितना 60,000। अब बचा कितना 60,000 बचा। 60,000 को बी और सी में डिवाइड करूं तो 30,000 जाना चाहिए। 30,000 जाना चाहिए ना, यस और नो। अच्छा सी ने 40,000 की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ठीक है, तो 30,000 जाएगा और बी को 30,000 पे करने को बोले तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने तो क्या बोला कि मैं 20,000 की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। चलो ठीक है, इसको बोला तुम अपना पूरा की पूरा 20,000 पे करो। 60 में से 20 निकाला, कितना बचा 40,000, और सी ने तो बोला है मैं 40,000 दूंगा। अब यहाँ 40 की जगह 50 बच जाता तो भी सी की जिम्मेदारी 40 तक ही रहेगी। बचा हुआ 10,000 डी की खुद की पर्सनल लाइबिलिटी बनेगी। यस और नो। तो मैंने 147 में जो आपको पहले ही बोला था कि इक्वालिटी हम पहले करेंगे, पहले हम इक्वल करेंगे, उसके बाद इक्वालिटी होने के बाद हम देखेंगे कि मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा तो नहीं जा रहा। इन्होंने जो लिमिट सेट कर रखी है ये वाली, इससे बाहर तो अमाउंट नहीं जा रहा, तो वी विल गिव प्रायोरिटी टू लिमिट्स दैट दे हैव परमिटेड फॉर ईच अदर, बट एट द सेम टाइम वी विल इंश्योर कि इक्वालिटी भी हो। इक्वालिटी कैसे हुई, अपना अपना डिफरेंट सम्स में बाउंड है। ओके अब ऐसा नहीं है कि इक्वालिटी को इंपॉर्टेंस दे दोगे, लिमिट को इंपॉर्टेंस ही नहीं दोगे और सबको 23,500 देने को बोलोगे, गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि ए ने 10,000, बी ने 20,000 और सी ने 40,000 की जिम्मेदारी ली है। ओके यस, नाउ वी विल मूव ऑन टू द अनदर चार्ट एंड दैट इज ये वाला चार्ट, श्योरिटी के राइट्स एंड श्योरिटी के लाइबिलिटीज। श्योरिटी के राइट्स बनते हैं सेक्शन 140, 141 एंड 145 में। श्योरिटी के राइट्स कहां कहां बनते हैं, सेक्शन 140, 141 एंड 145। मैम इधर के 3 सेक्शन कहां गए, 142, 143, 144, ये कहां गए, इनवैलिड गारंटीज में पढ़ के आए थे हम। 140 में बोलता है ऑन पेमेंट और परफॉर्मेंस, जैसे ही पेमेंट होता है या परफॉर्मेंस होता है श्योरिटी के साइड से क्रेडिटर को, श्योरिटी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ क्रेडिटर, ये है 140। 141 कहता है कि जब श्योरिटी क्रेडिटर्स के शूज में स्टेप इनटू कर चुका है, उसकी जगह आ चुका है, प्रतिभू जो है वो देनदार के शूज में स्टेप इनटू कर चुका है, तो ये प्रिंसिपल डेटर की जिम्मेदारी होगी कि अब वो श्योरिटी को रीपे करे, एज वेल एज क्रेडिटर के पास जितनी भी सिक्योरिटीज थी, कुछ चीज वगैरह गिरवी रखी हुई थी, वो सारी की सारी सिक्योरिटीज हमारे श्योरिटी के पास चली जाएगी। एंड एक बार प्रिंसिपल डेटर का पैसा श्योरिटी ने क्रेडिटर को दे दिया, तो ये जिम्मेदारी है हमारे प्रिंसिपल डेटर की कि वो श्योरिटी को इंडेमनीफाई करेगा एंड देयर इज अ इंप्लाइड प्रॉमिस। एग्जाम में पूछा जा सकता है 145 में इंप्लाइड प्रॉमिस है कि एक्सप्रेस इंप्लाइड प्रॉमिस है, विवक्षित नहीं, सॉरी अभिव्यक्त नहीं है, विवक्षित है। ओके आइए जरा पहले 140 पढ़े एंड फिर 141 एंड देन 145। 140 राइट ऑफ श्योरिटी ऑन पेमेंट और परफॉर्मेंस सब्रोगेशन जो हम कहते हैं, वेर अ गारंटीड डेट हैज बिकम ड्यू और डिफॉल्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर, या प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट कर दिया है, मतलब दैट मीन्स परफॉर्मेंस नहीं किया है, टू परफॉर्म अ गारंटीड ड्यूटी हैज टेकन प्लेस, द श्योरिटी अपॉन द पेमेंट और परफॉर्मेंस दैट ही इज लायबल फॉर is invested with all the rights of the creditor which he had against the principal debtor। मतलब surety steps into the shoes of creditor, creditor की जगह आ जाता है, creditor पिक्चर से आउट हो जाता है। ओके दिस इज shoes। ओके चलिए 141 श्योरिटी इज राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर्स सिक्योरिटीज। क्या होता है बेटा, कई बार ना क्रेडिटर सिक्योरिटी भी लेता है, ठीक है,
सिक्योरिटी हमेशा पैसे के फॉर्म में हो सकती है, कोई गुड्स अमाउंट्स के फॉर्म में हो सकती है, एंड श्योरिटी हमेशा साक्षात इंसान की लगती है, ठीक है। तो कभी भी श्योरिटी आए तो ऐसा मत सोचना अच्छा पैसा, ना ना ना, सिक्योरिटी पैसा होता है। जैसे हम लोग कहीं रेंट वगैरह पे रहते सिक्योरिटी देते ना, डिपॉजिट वगैरह देते हैं, 1 मंथ का एडवांस जो रेंट होता है वो सिक्योरिटी के तौर पे ले सकता है, ठीक है। सुनिए जरा, देयर इज अ ए पर्सन, देयर इज अ बी पर्सन। ए कौन है? क्रेडिटर है। बी कौन है? प्रिंसिपल डेटर। इसके जगह सी आता है, ये कौन है बेटा? ये श्योरिटी है, ठीक है। ए गिव्स ₹10,000 टू बी, इन रिटर्न बी का कोई गोल्ड कॉइन अपने पास सिक्योरिटी के तौर पे रख लेता है। यस, सिक्योरिटी के तौर पे रख लिया। जैसे ही बी ने डिफॉल्ट कमिट किया 10,000 रुपए पे करने में, श्योरिटी ने बेटा ए को 10,000 रुपए पे कर दिया। ए निकल गया यहां से, ए यहां से निकल गया तो सी यहां पर आ गया, और जैसे ही सी यहां पर आया तो वो जो भी कॉइन्स और गोल्ड कॉइन्स है, जो भी अमाउंट था एज अ सिक्योरिटी ए के पास पड़ा था ना, वो सी के कब्जे में जाएगा। क्योंकि आज तो बेटा सी ने, श्योरिटी ने इसको पैसे दे दिए, किसको? क्रेडिटर को पैसा दे दिया है, लेकिन कल को श्योरिटी जब इसकी जगह पर आ जाएगा और प्रिंसिपल डेटर उसे भी पैसा देने से मना कर देगा, देन हाउ विल ही रिकवर दैट अमाउंट? ही इज गोइंग टू रिकवर दैट अमाउंट बाय द हेल्प ऑफ दीज सिक्योरिटीज जो पहले क्रेडिटर के पास थी। और ये होता है, आप श्योरिटी भी ले सकते हो, आप सिक्योरिटी भी ले सकते हो, दोनों चीजें साथ में हो सकती हैं। यही कहना चाहता है यहां पर, द श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट्स ऑफ एवरी सिक्योरिटी which the creditor has against the principal debtor at the time when the contract of suretyship is entered। जब contract of suretyship में enter हुए हैं creditor and surety, उस वक्त प्रिंसिपल डेटर ने क्रेडिटर को क्या क्या सिक्योरिटीज दी थी, वो सारे के सारे सिक्योरिटीज के लिए श्योरिटी एंटाइटल्ड होगा once he has performed the part of principal debtor's contract, whether the surety knows about the existence or not, and if the creditor loses without the consent of surety parts with such security, the surety is discharged to the extent of the value of security। अगर क्रेडिटर ने ये गोल्ड कॉइन, आधे गोल्ड कॉइन बेच दिए, खराब कर दिए, तोड़ दिए, उस हद तक श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। क्योंकि श्योरिटी का भी नुकसान है भाई, तुमने आधे सिक्के बेच दिए, आधे तोड़ दिए, पिघला दिए, फेंक दिए, तो श्योरिटी उस हद तक की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएगा, ठीक है। चल, now we'll come to section number 145, implied promise to indemnify surety। In every contract of guarantee, there is an implied promise by principal debtor to indemnify the surety। क्योंकि एक बार surety ने creditor को पैसा दे दिया है, then in that case surety को assure कौन करेगा कि brother don't worry, I will repay your amount, it is the duty of the principal debtor कि surety don't worry, मैं तुमको पे करूंगा। And the surety is entitled to recover from the principal debtor whatever sum he has rightfully paid under the guarantee, but no sums which he has paid wrongfully। कोई भी sum जो wrongfully pay कर दिया, आपका negligence था, आपका misconduct था, surety you are responsible for that। but जो rightfully pay किया है वो entitled है कि principal debtor उसे indemnify करेगा, that is repay करेगा। आइए अब हम चलेंगे वापस से हमारे इस चार्ट पर। राइट्स हम सारे डिस्कस कर चुके हैं, आएंगे लाइबिलिटीज पर, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं कब हमारा श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है और कब वो डिस्चार्ज नहीं होगा, कब डिस्चार्ज हो जाता है एंड कब डिस्चार्ज नहीं होगा। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि कब डिस्चार्ज हो जाता है। 133 बाय वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में वेरिएंस हो चुका है, चेंजेस हो चुके हैं, और वो चेंजेस प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर ने आपस में ही कर लिया, श्योरिटी को कुछ बताया ही नहीं। क्यों भाई, किस खुशी में? श्योरिटी इज नॉट लायबल। देयर इज अ वेरिएंस, देयर इज अ चेंज इन द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट द कंसेंट और विदाउट द नॉलेज ऑफ द श्योरिटी, श्योरिटी गेट्स डिस्चार्ज, श्योरिटी निकल जाएगा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी श्योरिटी की। नेक्स्ट 134 कहता है बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। भाई प्रिंसिपल डेटर को रिलीज कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट रिवोक कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट का रिसेशन कर दिया है, हमारा श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा बाय द वर्च्यू ऑफ विच सेक्शन, बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 128 इफ यू ऑल रिमेंबर, जिसमें हम बेटा ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं दैट द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर एंड श्योरिटी की लायबिलिटी बराबर बराबर।
तो जब प्रिंसिपल डेटर को निकाल दिया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, तो व्हाई नॉट श्योरिटी, श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा। गॉट इट? 134 and 128, section 128 and section 134 should be read together because the essence or the objective or the base or the ground of section 134 is 128. 135, creditor compounds with or gives the time or agrees not to sue the principal debtor. अगर क्रेडिटर ये प्रॉमिस कर ले क्रेडिटर ये प्रॉमिस कर ले, कंपाउंड कर ले, राजीनामा कर ले, या समय दे दे हमारे प्रिंसिपल डेटर को, या प्रॉमिस करे ओके फाइन आई एम नॉट गोइंग टू स्यू यू, तो फिर क्या खतरा है? तो फिर हमारे ये जो क्रेडिट प्रिंसिपल डेटर है इसको तो कोई खतरा ही नहीं है, और उसी खतरा से हम उसको बचाना चाह रहे थे। तो जब प्रिंसिपल डेटर को खुद क्रेडिटर ने समय दे दिया, कंपाउंड कर दिया, बोल दिया आई एम नॉट गोइंग टू स्यू यू, हमारा श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। Because now there is nothing for which the surety has to stand and protect the principal debtor. Section 139. तो 136, 137, 138 किधर गया? When not discharged. कब यहाँ डिस्चार्ज नहीं होगा, मतलब लाइबिलिटी अभी भी बनी हुई रहेगी। 139 कहता है creditors act or omission impairing surety's eventual remedy. जो श्योरिटी की इवेंचुअल रेमेडी थी, अगर उसको खराब कर दिया, यू ऑल रिमेंबर मैंने आपको बोला था जब हम ये पढ़ रहे थे सेक्शन नंबर 141 में कि जो भी बेनिफिट्स या सिक्योरिटीज हमारे क्रेडिटर के पास हैं वो हमारे श्योरिटी के पास चली जाएगी जब उसने प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे क्रेडिटर को पैसा दे दिया या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज कर दी। तो जो भी सिक्योरिटीज हमारे क्रेडिटर के पास थी, अगर क्रेडिटर ने उनको खराब कर दिया, बेच दिया, आधे गोल्ड कॉइन्स तोड़ दिए, खराब कर दिए, फिनिश कर दिए, तो अल्टीमेट इवेंचुअल रेमेडी हमारे श्योरिटी के पास तो वही थी, वही उसके फेवर में आने वाली थी। देन इन दैट केस हमारा प्रिंसिपल श्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। और हम 141 में पढ़ के भी आए कि अगर वो इन सिक्योरिटीज को नुकसान पहुंचा दे, ही लूजेस, देन इन दैट केस उस हद तक हमारा श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। सेम 139 में भी बोल रखा है, क्योंकि इवेंचुअल रेमेडी, इवेंचुअल अनुतोष कहां से ले पा रहा था हमारा श्योरिटी, वहीं से तो ले पा रहा था ना, तो हमारा श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। और कब डिस्चार्ज नहीं होगा? 138(6) में बोलता है वो तब डिस्चार्ज नहीं होगा जब क्रेडिटर ने कोई थर्ड पर्सन से एग्री किया है कि वो प्रिंसिपल डेटर को टाइम देगा। क्रेडिटर थर्ड पर्सन से एग्रीमेंट क्यों कर रहा है? पर व्यक्ति से, कोई स्ट्रेंजर से जाके संविदा क्यों कर रहा है कि मैं मूल ऋणी को अतिरिक्त समय दे दूंगा अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए या अपने डेट के अमाउंट को देने के लिए? कोई मतलब नहीं है ना। ही इज नॉट इवन प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। तो क्रेडिटर चाहे किसी से भी वादा करके आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, श्योरिटी अभी भी जिम्मेदार होगा। लेकिन हाँ, क्रेडिटर अगर पर्सनली किसके साथ एग्री कर ले, प्रिंसिपल डेटर के साथ एग्री कर ले 135 में, तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। बट अगर थर्ड पर्सन के साथ एग्री करके आए 136 में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा श्योरिटी अभी भी जिम्मेदार रहेगा। 137, क्रेडिटर्स फोरबियरेंस टू स्यू डज नॉट डिस्चार्ज श्योरिटी। फोरबियरेंस है, it is a quality of being patientful. It is a quality of being sympathetic towards certain people. It is a quality of forgiving somebody. तो जब क्षमा कर दिया है हमारे कह सकते हैं प्रिंसिपल डेटर को क्रेडिटर ने कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें स्यू नहीं कर रहा हूं, अब क्या स्यू करना, लेथार्जिक नहीं है, बट ही इज जस्ट लेटिंग इट गो कि ठीक है तुमने गलती की, अमाउंट पे नहीं किया, मैं स्यू वगैरह नहीं कर रहा हूं, इसका नाजायज फायदा नहीं उठाना है। इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करके श्योरिटी ये नहीं समझ सकता अच्छा ठीक है स्यू नहीं कर रहा ना, अब तो प्रिंसिपल डेटर को कोई खतरा नहीं है, मैं निकल लेता हूं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके अच्छे क्वालिटी का आपको फायदा नहीं उठाना है। ही इज जस्ट फॉरबियरिंग, ही इज जस्ट अवॉइडिंग टू स्यू। दैट डजंट मीन दैट ही हैज एग्रीड नॉट टू स्यू एज गिवन अंडर 135। ही हैज जस्ट being very lenient and polite towards whatever default has been done by principal debtor. हाँ की ना? Yes. 138, release of one co-surety does not discharge the other co-surety. एक co-surety डिस्चार्ज हो गया तो दूसरा co-surety डिस्चार्ज नहीं होगा, और जो co-surety को डिस्चार्ज कर दिया हमारे क्रेडिटर ने, उसकी जिम्मेदारी बाकी के co-sureties की तरफ भी खत्म नहीं हो जाती है। This concept is as it is similar as, not just similar but same as per your section number 44 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ के आया ना, डिस्चार्ज ऑफ प्रोमिसर बाय प्रोमिसी, सॉरी डिस्चार्ज ऑफ जॉइंट प्रोमिसर बाय प्रोमिसी डज नॉट डिस्चार्ज द अदर जॉइंट प्रोमिसर्स एंड द जॉइंट प्रोमिसर सो डिस्चार्ज is still responsible to the other joint promisors.
डिट्टो यहां पे कॉन्सेप्ट है सेक्शन नंबर 138 में, कोई फर्क नहीं है, आप इसके पास लिख सकते हैं रीड विद सेक्शन नंबर 144, क्योंकि जहां जहां को वर्ड आ जाता है दैट मींस दे आर एक्टिंग एज जॉइंट प्रोमिसर्स। एंड क्योंकि हमने यहां पे को श्योरिटी के बारे में वापस से पढ़ा है, तो को श्योरिटी के बारे में एक और सेक्शन लिख सकते हैं क्या हम, सेक्शन 144, यस और नो। 144 दैट इज इनवैलिड गारंटीज जब तक को श्योरिटी ज्वाइन नहीं कर लेता। 146 को श्योरिटीज बाउंड इक्वली। 147 को श्योरिटीज बाउंड इन डिफरेंट सम। तो को श्योरिटीज के भी सारे सेक्शन हम लगभग एक जगह लिख सकते हैं। चलिए आइए जरा डिस्कस करेंगे हम 133, 34, 35, फिर 39, 36, 37, 38। अब ये हमारे पास 7 सेक्शन ही बचते हैं कवर करने को। 133 डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में कोई भी वेरिएंस हो रहा है और कर कौन रहा है, प्रिंसिपल, डेटर एंड क्रेडिटर, विदाउट द नॉलेज और विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी। Any variance means changes made without the surety's consent in the terms of contract between principal debtor and the creditor discharge this surety as to the transaction subsequent to the variance। variance होने के बाद, changes होने के बाद जो भी transaction हुए हैं उसके रिगार्ड में surety discharge हो जाता है। 133, 134 discharge of surety by release or discharge of principal debtor। discharge किया जा रहा है किसको, श्योरिटी को डिस्चार्ज किया जा रहा है, प्रिंसिपल डेटर को डिस्चार्ज किया जा रहा है। दैट मींस उसकी परफॉर्मेंस डिस्पेंस की जा रही है। हम ये सेक्शन 63 के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज डिस्पेंसिंग, गिविंग टाइम, एक्सेप्टिंग सम अदर सेटिस्फैक्शन और रेमिटिंग द परफॉर्मेंस, ओरिजिनल नीड नॉट बी परफॉर्म्ड। पढ़ते हैं ना 63 में, द श्योरिटी इज डिस्चार्ज बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रेडिटर एंड द प्रिंसिपल डेटर by which the principal debtor is released or by any act or omission of the creditor, the legal consequence of which is the discharge of principal debtor। या हमारा क्रेडिटर ऐसी कोई भी हरकत करे जो कि लॉ कंसिडर करे कि इस हरकत की वजह से प्रिंसिपल डेटर जो है डिस्चार्ज हो जाता है, तो हमारा श्योरिटी भी यहां डिस्चार्ज या रिलीज हो सकता है। दैट वाज 134। इलस्ट्रेशन सबके पढ़ोगे। 135 discharge of surety when creditor compounds, give times or agrees not to sue। 3 grounds हैं सेक्शन नंबर 135 के। A contract between the creditor and the principal debtor, and please note down ये कॉन्ट्रैक्ट हो किसके बीच रहा है, क्रेडिटर वर्सेस प्रिंसिपल डेटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। by which creditor makes a composition with, कॉम्पोजिशन म्हणजे कंपाउंड कर रहा है, कंपाउंड म्हणजे राजीनामा हो रहा है। सेकेंड, गिव्स टाइम, अतिरिक्त समय दे दिया गया है, और नॉट टू स्यू, या एग्री कर लेता है कि आई एम नॉट गोइंग टू स्यू यू, मैं आपके ऊपर कोई दावा नहीं लाऊंगा। द प्रिंसिपल डेटर डिस्चार्जेस द श्योरिटी अनलेस द श्योरिटी असेंट्स टू सच कॉन्ट्रैक्ट। अगर इस चीज को आपका श्योरिटी असेंट कर दे तब तो डिस्चार्ज नहीं होगा, अदरवाइज आपका श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। 135, 36, 37, 38 श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज। तो 36, 37, 38 को बाद में पढ़ेंगे, आएंगे 139 पे। कहता है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन, जो कि इंपेयर करता है हमारे श्योरिटी की इवेंचुअल रेमेडी को। जो रेमेडी एक्चुअली हमारे श्योरिटी के पास थी वो क्रेडिटर ही खराब कर देता है। श्योरिटी बोलेगा प्लीज लेट मी गो, ओके। If the creditor does any act which is inconsistent with the rights of the surety or omits to do any act जो कि ड्यूटी थी surety require कर सकता है, and the eventual remedy of the surety himself against the principal debtor is thereby impaired, the surety gets discharged। इसकी illustration पढ़ना, बहुत प्यारा illustration है। आएंगे 136, 137, 138 कि श्योरिटी कब डिस्चार्ज नहीं होता, एक बार फटाफट से रिवीजन भी कर लेंगे हम, ओके। कहता है श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज व्हेन एग्रीमेंट मेड विद द थर्ड पर्सन टू गिव टाइम टू प्रिंसिपल डेटर। क्रेडिटर थर्ड पर्सन से जाके एग्रीमेंट कर रहा है। 135 में तो प्रिंसिपल डेटर के साथ एग्रीमेंट कर रहा था दैट ओके फाइन आई एम गोइंग टू गिव यू द टाइम, ओके। Where a contract to give time to principal debtor is made by the creditor with the third person and not with the principal debtor, the surety is not discharged। अभी भी surety discharge नहीं रहेगा, और ये इसका illustration, ठीक है। चलिए जी 137 creditors forbearance लिख सकते हो, quality of being patientful, quality of being peaceful, quality of being sympathetic towards others। sympathetic forbearance to sue does not discharge the surety। mere forbearance on part of the creditor to sue principal debtor or to enforce any other remedy against him does not discharge the surety in the absence of the
कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्री, अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ विपरीत लिखा हुआ है तब तो हम वो चीज मान लेंगे, अदरवाइज एज अ मैटर ऑफ जनरल रूल श्योरिटी यहां पर डिस्चार्ज नहीं होता है. And then is 138, release of one co-surety does not discharge the other co-surety, and as I have already told you, read this with section number 44. Where there are co-sureties, a release by creditor of one of them does not discharge the others, neither. First point कि एक को श्योरिटी को अगर आपने रिलीज कर दिया उसका ये मतलब नहीं है कि दूसरा को श्योरिटी भी यहां पर रिलीज हो जाएगा, वो यहां पर रिलीज नहीं होगा. बाकी को श्योरिटीज अभी भी इक्वली लायबल रहने वाले हैं. और दूसरी चीज क्या है कि जिसको आपने रिलीज कर दिया है उसकी जिम्मेदारी अपने दूसरे को श्योरिटीज के प्रति, दूसरे को ज्वाइंट प्रॉमिस, नॉट को बट ज्वाइंट प्रॉमिसर्स की तरफ अभी भी रहेगी. Neither does it free the surety so released from the responsibility towards the other sureties. Other sureties के लिए तो वो अभी भी लायबल रहने वाला है. हमने ये डायग्राम जो है पूरा कंप्लीट कर दिया है. ठीक है, गॉट इट. चलिए रिवीजन कर लिया जाए फटाफट से कि अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है. ओके, हमने सबसे पहले इंडेमनिटी में सेक्शन 124 एंड 125 पढ़ा. 124 मीनिंग पढ़ा, 125 राइट्स पढ़े ऑफ इंडेमनिटी होल्डर. फिर गारंटी के कॉन्सेप्ट पे आए और गारंटी के कॉन्सेप्ट पे मैंने आपको कुछ बेसिक प्रोविजंस बताए. बेसिक प्रोविजंस में 126 में हमने मीनिंग पढ़ा, 127 में हमने देखा कंसिडरेशन क्या है, 128 में बोला श्योरिटी की लायबिलिटी जो है को एक्सटेंसिव रहने वाली है विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर. फिर हमने कंटिन्यूइंग गारंटी के बारे में पढ़ा, 129 में उसका मीनिंग पढ़ा. रिवोकेशन में हमने दो सेक्शन पढ़े, सेक्शन नंबर 130 एंड 131. रिवोकेशन में यहां पे कैसे हो रहा था, नोटिस दिया जा रहा था हमारे श्योरिटी से क्रेडिटर को. 131 में हम बोल रहे थे श्योरिटी की डेथ हो रही थी. कंटिन्यूइंग गारंटी के बाद हमने इनवैलिड गारंटीज के बारे में पढ़ा. आई होप राइटिंग मैनेजेबल है, लेजिबल है. इनवैलिड गारंटी में हमने बेटा सबसे पहले सेक्शन नंबर 142 पढ़ा, मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा है क्रेडिटर के द्वारा. 143 में कंसीलमेंट हो रहा है क्रेडिटर के द्वारा. एंड उसके बाद हमने पढ़ा 144, दैट इज जब तक को श्योरिटी ज्वाइन नहीं करता है तब तक के लिए वो गारंटी क्या होगी, इनवैलिड गारंटी होगी. और एक इसके साथ साथ हमने एक और सेक्शन पढ़ा था 132, है ना. दो प्रोमिसर्स के बीच में अगर कोई एग्रीमेंट है तो वो क्रेडिटर के बीच क्रेडिटर के एग्रीमेंट को इफेक्ट नहीं करता है, उस अरेंजमेंट को इफेक्ट नहीं करता है. ओके, फिर हमने पढ़ा था श्योरिटी. और श्योरिटी के मामले में भी क्या पढ़ा हमने, एक में पढ़े राइट्स, दूसरे में पढ़ा लायबिलिटीज. राइट्स कहां कहां पढ़े हमने, राइट्स हमने पढ़े सेक्शन नंबर 130, सेक्शन नंबर 140, 141 एज वेल एज 145. इसमें से तीन सेक्शन कहां चले गए, ये यहां चले गए, यहां पर. ओके, 140 में हमने राइट क्या पढ़ा कि जब परफॉर्मेंस हो जाता है तो हमारा श्योरिटी जो है वो क्रेडिटर के शूज में स्टेप इनटू कर लेता है. 141 में कि जितना भी सिक्योरिटीज था जो हमारे क्रेडिटर के पास था वो सब श्योरिटी के पास चला जाएगा. 145 इंप्लाइड प्रॉमिस है प्रिंसिपल डेटर की साइड से कि ही इज गोइंग टू indemnify. Whom is he going to indemnify? He is going to indemnify our surety. प्रिंसिपल डेटर श्योरिटी को इंडेमनीफाई करेगा. लाइबिलिटीज में हमने दो पॉइंट्स पढ़े थे. एक हमने बोला कब डिस्चार्ज हो जाता है, कब डिस्चार्ज नहीं होता है. डिस्चार्ज कब हो जाता है बेटा, सेक्शन नंबर 133 में जब कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में वेरिएंस हो जाता है. 134 में जब रिलीज या डिस्चार्ज हमारा प्रिंसिपल डेटर भी हो जाएगा तो फिर श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा. 135 में वो कंपाउंड करता है या टाइम देता है या बोलता है कि आई एम नॉट गोइंग टू स्यू यू. कौन कहता है, क्रेडिटर कहता है. किसको कहता है, प्रिंसिपल डेटर को. प्रॉमिस करता है तो हमारा श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा. ये था 135. फिर तीन सेक्शन उधर चले जाते हैं, 136, 137 एंड 138. और यहां 139 में क्या है, जब क्रेडिटर हमारे श्योरिटी के जो भी इवेंचुअल रेमेडी है अगर उनको इंपेयर कर दे, श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा. 136 में हम क्या पढ़े कि श्योरिटी कब डिस्चार्ज नहीं होगा, जब थर्ड पर्सन के साथ प्रिंसिपल डेटर एग्री कर रहा है दैट आई एम नॉट थर्ड पर्सन के साथ क्रेडिटर एग्री कर रहा है कि मैं प्रिंसिपल डेटर को स्यू नहीं करूंगा. 137 कब, और हमारा जो प्रिंसिपल डेट श्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज नहीं होता है जब स्पेसिफिकली 137 एंड 138
एक बार आएंगे सेक्शन नंबर 137 और 138 में। देखो क्रेडिटर की फोरबियरेंस का फायदा नहीं उठाना, दैट इज फोरबियरेंस अगर उसने कर दिया है कि आई एम नॉट गोइंग टू स्यू यू, तो उसका फायदा नहीं उठाना है। एंड 138 में हमने बोला कि कोई श्योरिटी को डिस्चार्ज कर देने से हमारे बाकी के श्योरिटीज डिस्चार्ज नहीं होते। और इसी 138 से दो सेक्शन हम और कनेक्टिंग करते हैं, दैट इज 146 एंड 147। 146 एंड 147 को कनेक्ट कर सकते हैं, हाँ कि ना? जबकि हम यहां से भी कर सकते हैं, 144 के साथ भी पढ़ सकते हैं 146 एंड 147। 146 बोलता है कि सारे के सारे को श्योरिटी इक्वली लायबल रहने वाले हैं। 147 कहता है जब वो डिफरेंट सम्स में बाउंड कर दिया है एक दूसरे को, तो डिफरेंट सम्स के अकॉर्डिंग, बट प्रोवाइडेड दैट वी गिव द प्रायोरिटी टू व्हाट? वी गिव द प्रायोरिटी टू द लिमिट, ऑल्सो इंश्योरिंग दैट देयर इज अ इक्वालिटी। इक्वालिटी करने के बाद फिर मैक्सिमम जो लिमिट है उसको हम प्रायोरिटी दे देंगे। बाकी 146 में वो इक्वली भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं या फिर किसी रेशियो में भी ले सकते हैं, लेकिन डिफरेंट सम एक अमाउंट फिक्स कर दिया है तो वहां पे 147 लग जाएगा। तो ये सब कुछ हमने पढ़ा था इंडेमनिटी के पॉइंट पे, और आज का सेशन हमारा यहीं पर खत्म होता है। इस सेशन की पीडीएफ अगर किसी भी स्टूडेंट को चाहिए तो वो सेशन की पीडीएफ ले सकता है PW के ऐप पर जाकर। PW ऐप पर आप जाएंगे और PW ऐप से आप ये पर्टिकुलर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करेंगे कैसे? ये पूरा के पूरा बैच आपको फ्री बैच वहां दिखने वाला है। फ्री बैच जब वहां पर आपको दिखेगा तो इस बैच को एनरोल करने से आप इस सेशन के पीडीएफ भी ले सकते हैं और वीडियोस भी ले सकते हैं। पीडीएफ एंड वीडियोस अवेलेबल कब तक है? 31 दिसंबर 2025। उसके बाद वहां से उस बैच का एक्सेस रिमूव हो जाएगा एंड एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही बैच का एक्सेस रहता है, सारे बैचेस में ऐसा। उसके बाद आपको अगर कुछ चाहिए तो आप नोट्स ये YouTube सेशन से बनाएंगे, YouTube पर सेशन हमेशा रहेंगे, नो इश्यूज। एंड जस्टिस जुडिशरी फाउंडेशन बैच ऑलरेडी चल रहा है। जस्टिस 3.0 को हमने हाल ही में टीम ने अभी 10 फेब को लॉन्च किया है, उसमें क्लासेस चल रही है। उम्मीद करती हूँ कि जो आज हमने स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ा है, इंडेमनिटी और गारंटी बहुत अच्छे से समझ आए। एक होमवर्क और लेंगे, आज क्लास में जितना भी मैंने इलस्ट्रेशन छोड़ा है वो इलस्ट्रेशन जरूर पढ़ेंगे। और दूसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस तैयार करेंगे इंडेमनिटी एंड गारंटी का। सिर्फ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, प्री में भी पूछा जा सकता है इंडेमनिटी एंड गारंटी का डिफरेंस। और अगर पूछा जाएगा तो कम से कम 4-5 नंबर का आएगा, क्योंकि 5 से 6 डिफरेंसेस इंडेमनिटी और गारंटी के आराम से बन सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेज सेशन। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन। वी विल मीट इन अनदर न्यू सेशन। टिल देन, थैंक यू सो मच।